कृष्णा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। अभी भले ही कुछ राज्यों के चुनाव में वक्त हो, लेकिन राहुल गांधी जरा भी वक्त जाया नहीं होने देना चाहते, क्योंकि बीते सालों के साथ देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं। कभी समूचे भारत में राज करने वाली पार्टी आज केवल गिनती भर राज्यों में ही बची है। इसलिए राहुल गांधी ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी। 2009 में कांग्रेस और यूपीए की सरकार 16 राज्यों में थी, जो 2024 में घटकर सिर्फ 10 रह गई। इसमें भी व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। 2009 में अकेले कांग्रेस के पास 13 राज्यों की सत्ता थी और यूपीए 3 राज्यों में थी। वहीं अब 2024 में कांग्रेस 13 से सिकुड़कर 3 राज्यों में ही बच गई है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, केवल इन्हीं राज्यों में कांग्रेस नजर आती है। बाकी कई सभी राज्यों में भाजपा का झंडा बुलंद नजर आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कुल 21 राज्यों में भाजपा का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। बस यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने अपनी पूरी रणनीति में बदलाव कर दिया। राहुल अब जिला इकाइयों पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। अब भाजपा का फोकस इस साल होने वाले बड़े राज्य यानी कि बिहार चुनाव पर है। बिहार में भाजपा इस बार महाराष्ट्र वाला खेल दोहराना चाहती है। भाजपा यहां एक बड़ी पार्टी बनकर सहयोगी दलों को 440 वोल्ट का झटका दे सकती है। फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयारी में जुटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। किसी भी संगठन में बदलाव करना ये संगठन का आंतरिक विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी बदलाव करे वो कॉस्मेटिक बदलाव अगर करेगी तो उससे कोई परिणाम नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आज जिस तरह से मजहबी तुष्टीकरण की तरफ चली गई, वो जाति के विभाजन की तरफ चली गई है, वो जब तक समाज को तोड़ने की राजनीति करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का संगठन में बदलाव करें जनता उनके साथ जुड़ने वाली नहीं है। उनको अपनी विचारधारा के स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा, अपनी कार्य पद्धति के स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा और अपने नेतृत्व में भी बदलाव करना पड़ेगा। जब तक ये वंशवादी नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी चलेगी तब तक कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गति होती रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से संगठन हमारे यहाँ भंग है और प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कि पिछले लगभग 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत फूंक फूंक कर जो है वो एक एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता से बात करने के बाद वो हमारा संगठन तैयार होगा और 2027 को ध्यान में रखकर ही हमारा संगठन बनाया जा रहा है कि हमारे संगठन में आने वाले लोग जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होता है, जो सरकार के सरकार काम नहीं कर पा रही है उसको बताने में जो लोग कामयाब होंगे, जो ज़मीनी स्तर पे संगठन को विस्तार देने में कामयाब हो सके, ऐसे लोगों का चयन पिछले कई दिनों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे जी इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों के सामने हमारा नया संगठन नए कलेवर में आएगा। बता दें कि पिछले कुछ चुनाव के नतीजे देखने के बाद अब राहुल गांधी खुद फ्रंट फुट पे आए हैं और अब अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बता दें कि आने वाले सालों में कई जगह चुनाव है, जिसको देखते हुए अब राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस का जो हाल हुआ वो आगे ना हो और अब पार्टी को एक मजबूती मिले और सत्ता से धीरे धीरे करके कांग्रेस जो बाहर होती जा रही है वो अब फिर से अपनी मजबूत पकड़ बनाए और पहले की तरह देश में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित करे। इससे पहले बता दें कि गुजरात में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये अंदेशा जताया है कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा मानसिकता वाले हैं और अब ऐसे लोगों को पार्टी से दूर करने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस से 20-40 कार्यकर्ता या हमारे
विधायक दूर भी हो जाते हैं तो इससे हमारी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि पार्टी कुछ कड़े कदम उठाए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करे जो हमारी पार्टी में रहते हुए है भाजपा की मानसिकता वाले होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी रणनीति पे काम नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव के लिए मैदान में उतरेगा और इस बार कांग्रेस को हराना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। बता दें कि अब राहुल गांधी खुद पूरी तरीके से कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये सभी को बता दिया है कि अब पार्टी किसी भी विधायक या किसी भी बागी नेता को बख्शने वाले नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी का ये कदम कांग्रेस के लिए कारगर साबित होता है या नहीं, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इस बार साफ तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं, भाजपा से केसी जैन जुड़े हैं और सपा से हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी राजन जी हमारे साथ सपा से जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी अब जो फ्रंट फुट पे आए हैं अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए, चाहे छोटे लोग हो, अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सभी से, क्या ये अभी तक के चुनाव के आए नतीजों को देखते हुए है कि आगे आने वाले चुनाव में इस तरीके की नतीजे ना आए? मोहित जी। जी नमस्कार आपको, आप मेरे साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। जी आवाज मिले मेरी? जी आ रही। जी मोहित जी बोले। जी मोहित जी, देखिए, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के परिदृश्य में बात करें तो इतनी बेरोजगारी को, युवाओं की बेरोजगारी हो या गृहिणियों की महंगाई हो या किसानों की, जिस तरीके से एमएसपी और बड़े बड़े वादे करके वर्तमान सत्ता आई थी सरकार में और लगातार बनी भी हुई है जी। और कहीं ना कहीं जो वादे किए गए वो कहीं उनको कहीं छू भी नहीं पाई वो सरकार। आज अर्थव्यवस्था की स्थितियां हो, रुपए के डॉलर के मुकाबले वैल्यू हो और जिस तरीके से चीजें घट रही हैं, तब इस सरकार ने अपने को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए देश का जो फैब्रिक है, भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, इस पे कुठाराघात करना चालू किया है, सद्भावना पर प्रहार करना चालू किया है। तो आज विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, कांग्रेस और संघ के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं आज विचारधारा की लड़ाई है और इस लड़ाई को प्रमुखता से राहुल गांधी ने रेखांकित किया। तो जब अगर हमको हमारे विरोधी दल से लड़ना पड़ेगा तो विचारधारा से मजबूत और समृद्ध व्यक्तियों की जरूरत है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा बेशकीमती चीज यहाँ का फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, भाईचारा है, एकता अखंडता है। उस पर अगर कोई कुठाराघात हो रहा है, उस पर कोई विभेद करने वाली बातें हो रही हैं, तो विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कांग्रेस में बैठकर भी उसी मानसिकता के लोग होंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई में हम ईमानदारी नहीं बरत रहे होंगे। तो उसी का आह्वान राहुल गांधी जी ने किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के लोग चाहिए, देश के, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को सर्वोपरि रखने वाले लोग चाहिए, जाति धर्म के रूप में आपस में एक दूसरे को बांटने वाले लोग नहीं चाहिए, विभेद करने वाले लोग नहीं चाहिए। अगर हमारे दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, हमारे हरिजन वर्ग लोग हो, हमारे जो भी वर्ग है, सबको समानता का अधिकार देने वाले, सबको समान रूप से सम्मानने वाले लोग हमको कांग्रेस पार्टी चाहिए। तो इस तरीके के लोगों को नेतृत्व देना, इस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाना, ये मंशा लेकर के राहुल गांधी जी कई दिनों से लगातार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि हमारे ही बीच में कुछ लोग हैं जो हमारी विचारधारा से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाते हैं। तो आज की तारीख में हमको मजबूत विचारधारा के लोग चाहिए,
ये हमारा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है और हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी का मानना है, जिसको सहर्ष पूरा देश मानेगा। आज लड़ाई हमारी विचारधारा में है। उसके बाद जो चीजें हो रही है, क्योंकि विचारधारा इसलिए थोपी जा रही है क्योंकि नाकामियां है इस सरकार में, चाहे किसानों के मोर्चे पे, युवाओं के मोर्चे पे हो, महिलाओं के मोर्चे पे हो, किसी भी मोर्चे पे हो, वहां नाकामी हो जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके बिगड़ रही है, विदेश नीतियों में किस तरीके से अमेरिका आंख दिखा रहा है और उसके जब जवाब देने का समय है तब हमारे लोग किस तरीके से पीड़ित किए जा रहे हैं, कैसे आकर के ट्रंप क्या क्या बोले दे रहे हैं, आकर क्या क्या टैरिफ के नाम पर। तो बहुत चीजें हैं। इन नाकामियों छुपने के लिए, देश को कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए ठीक है मोहित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि विचारधारा से कांग्रेस को अब लड़ना है, वो चाहे भाजपा के अंदर के लोगों का है या कांग्रेस के अंदर ही भाजपा की मानसिकता वाले लोगों से है। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, आरपी राजन जी के पास एक छोटी सी बात उसमें ये है, ये लड़ाई इसलिए प्रमुख है क्योंकि हर मोर्चे पर विकास के जो मोर्चे हैं, जनजीवन के जो मोर्चे हैं, जिस सरकार विफल है वो कहीं ना कहीं भरमाने के लिए देश में अपनी जो तोड़ने वाली विचारधारा है उसको आगे करेगी। तो उस विचारधारा से लड़ने के लिए बात प्रमुखता से रखी जाए, क्योंकि वो अपने मोर्चे पर विफल है तो तोड़ने का काम करेगी, भरमाने का काम करेगी। ठीक है मोहित जी, आते हैं आपके पास, इसलिए समृद्ध विचारधारा बहुत आवश्यक हो गई आज की तारीख में। ठीक है, आरपी राजन जी से के पास जाना चाहेंगे। आरपी राजन जी, क्या कहना है? मोहित जी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो भाजपा की मानसिकता वाले लोग हैं हम उनसे हटाएंगे अपनी पार्टी से, आपका क्या कहना है? क्योंकि जो राहुल गांधी का ये बयान आया है, इसका गठबंधन पे कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो अपनी ही पार्टी को लोगों को अब अल्टीमेटम दे रहे हैं। दलों का अपना अपना कार्य होता है, तो कोई भी संगठन या कोई भी दल नहीं चाहता कि उसका संगठन कमजोर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मेरी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व ये प्रयास करता है कि संगठन के जो कार्यकर्ता हो पार्टी के प्रति निष्ठावान वफादार। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी देखने को मिलता है कि संगठन में जिनको संगठन आगे बढ़ाता है, पहुंचाता है, वो सत्ता के लालच में, सत्ता के लाभ में, कभी भी सरकार सत्ता के करीब जाने के लिए संगठन के खिलाफ भी कुठाराघात संगठन पे करने का काम करते हैं। तो अगर ऐसा कहीं संगठन में दिख रहा होगा, वो तो दिखा होगा क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, तो निश्चित तौर अपने संगठन को रिफॉर्म करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए सभी राजनीतिक जो नेता हैं, राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं, तो उनका विशेषाधिकार होता है अपने दल में किसी को किसी भी पद पर रख सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी जो है पद पर बना सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला होता है, तो वो कैसे करते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और सभी दल चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, सरकार में भागीदारी हो, हम एक जन सेवा कर सकें, सरकार में आए तो सेवा करें, संगठन भी है तो हम सत्ता में है, अगर हम विपक्ष में है तो हम विपक्ष में बैठकर भी आवाज उठाने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराना, अपने संगठन को मजबूत करना, ये किसी भी दल का संगठन का प्रथम दायित्व होता है कि अपने संगठन को, अपने दल को हम मजबूत करें। ठीक है, पंकज जी के पास जाना चाहेंगे। पंकज जी, क्या कहना है? आपने राजन जी की बातें सुनी, आपने मोहित जी की बातें सुनी, क्योंकि अब राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। इससे पहले वो पीछे थे, फ्रंट फुट पे नहीं आते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी पार्टी की कमान खुद अपने हाथों में संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस जो है एक डूबता हुआ जहाज है, और जिस तरह से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सत्ता संभाली, तब से जिस तरह से तीसरी बार उन्होंने केंद्र में सरकार बनाने का काम किया एनडीए की, तो इस तरह से देखा जाए तो ये मोदी की नीतियां और उनकी कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। और जितनी उन्होंने योजनाएं जनता को धरातल पे दी और जिनका क्रियान्वयन हुआ, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज 21 से 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और उसके उलट अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी डूबता हुआ जहाज है, और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की नैया के खेवन हार चुकी वही है। और जिस तरह से 90 चुनाव में उनकी हार हुई, करीब लगभग 7.5 दर्जन चुनाव उनके नेतृत्व में हुए पूरे देश में, तो उसमें 90 जो चुनाव हुए सब में कांग्रेस की बेहद शर्मनाक हार हुई। तो ये राहुल गांधी को ही के ऊपर ही ठीकरा फूटना चाहिए। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वही कांग्रेस पार्टी के अगुआ हैं और वही परिवारवादी राजनीति के पोषक हैं, तो उन्होंने जिस तरह का वहां पर वो किया, तो वो निश्चित मान के चलिए वो दूसरे के ऊपर उसकी नैया, उसके ठिकरा फोड़ देते हैं। अभी देखिए गुजरात में पंकज जी, अभी गुजरात में जैसा उन्होंने बोला, गुजरात में 2 साल बाद चुनाव आसन है, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि वहां
बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी से मिले हुए हैं और ऐसा है वैसा है। लेकिन आपने जो योजनाओं की बात की, तो दिल्ली में जो योजनाएं लाई गई थी, कौन सी योजनाएं पूरी की जा रही है, उन योजनाओं के बारे में? देखिए, जो बीजेपी ने कहा है वो सारी योजनाएं बीजेपी की, जान लीजिए बीजेपी ने मुद्रा योजना लाई, जो ऐतिहासिक योजना थी। मुद्रा योजना में विदाउट कोलेट्रल लोगों को रोजगार मिले, लोगों को विदाउट कोलेट्रल 10 लाख तक के लोन मिले, उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया, लेकिन वादा किया था कि एक मिनट, पूरी बात आ जाने दीजिए। और दूसरी बात, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला और युवा लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिला। और शौचालय की बात कराई गया, जो जिसको महिलाओं ने इज्जत घर का नाम दिया, तो 10 से 12 करोड़ शौचालय पूरे देश में बनाए गए। और क्या नाम है, आप ये लीजिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, तमाम इस तरह की योजनाएं। और प्रधानमंत्री आवास 1 करोड़ 40 लाख में 35% लोगों को मिले, मुसलमानों को। तो इस तरह की वुमेन्स डे के दिन महिलाओं को जो योजना देने की बात की थी, क्या वो पूरी हुई? सुनिए, पहली बात कि अभी सरकार को बने केंद्र, अरे आपके दिल्ली सरकार को बने 15 दिन हुए हैं। और दूसरी बात, लेकिन योजना की घोषणा, आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए ना। योजना की घोषणा तो कर दी गई थी ना कि वुमेन्स डे पे दिया जाएगा, तो फिर देना नहीं चाहिए था। आप सुनिए, घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। घोषणा क्या, वो बीजेपी घोषणा पूरी करेगी। और दूसरी बात है, क्या अभी नहीं 15 दिन में उसका वर्कआउट होना पड़ेगा ना, कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। बीपीएल कार्ड लोगों को मिला, 18 लाख लोग हैं, 18 लाख लोगों का सत्यापन होगा कि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं नहीं आते। और जनता की एक मिनट, जनता की डिमांड नहीं, सुन लीजिए, 15 दिन में ये चीज देखिए, कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। और ये मान के चलिए कि 2500 रुपए लोगों को दिए जाएंगे। और उसमें यह है कि 3 लाख लोगों की ये डिमांड है कि महिलाओं की, कि 3 लाख के नीचे जिसकी इनकम है उनको भी दिया जाए। तो सरकार उसके लिए ये बताइए, ये शर्तें जो अब रखी गई है, ये शर्तें अब रखी गई थी, लेकिन चुनाव के समय पे जब वादे किए गए थे उस समय शर्तें तो नहीं बताई गई थी। उस समय तो नहीं कहा गया था कि हम सिर्फ इतने ही औरतों को देंगे, इतने ही लोगों को बहुत बड़ा राज्य है और ये आप धैर्य रखिए, और बीजेपी उसको 1 आध महीने के अंदर सबके खातों में पैसा डाल देगी। और दूसरी बात, अभी आपको इस बारे में बता रहे हैं, 2006 से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू की थी। उस समय ना अरविंद केजरीवाल का राजनीति में पदार्पण हुआ था, ना किसी ने सोचा भी था। और वहां अनवरत रूप से महिलाओं को 1250 रुपए महीना दिया जा रहा है। और उसके बाद आप करिए महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में देखिए 2.5 साल से एकनाथ शिंदे ने महिलाओं को सम्मान निधि देने का काम किया और वो बकायदा जारी है। इसमें समझने की बात है। मध्य प्रदेश में भी तो पैसा बढ़ाने की बात की थी, पैसा बढ़ाने की बात है तो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों को पैसा मिल रहा है। आप वहां देखिए छत्तीसगढ़ में, लेकिन सब जगह पैसा मिल रहा है। तो बीजेपी अगर डिलीवर करती है, देश की आधी आबादी को ध्यान रखने का काम, अच्छा, मतलब भाजपा का सवाल है, तो आपने कहा अभी 15 दिन की सरकार बनी है, अभी कितना दिन हुआ, अभी समय चाहिए, ठीक है? अरे आप ये बताइए, नहीं 1 मिनट, 18 लाख आदमी का सत्यापन क्या 1 दिन में हो पाएगा? लेकिन ये मान के चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात का, 90 दिन के अंदर में बीजेपी उस योजना को लागू नहीं करती, ठीक है, बताइए कहा जा सकता है, लेकिन अभी उसका सत्यापन जारी है, उसकी कार्रवाई हो रही है। हो गया, 1 महीने हो गया, बहुत बचाव कर लिया, कोई फायदा नहीं बचा। आपके पास फिर से मोहित जी से जानना चाहेंगे। मोहित जी बताइए क्या कहना है, क्योंकि लगातार दिल्ली की योजनाओं में ये कहा जा रहा है कि अभी सरकार बने कितने दिन हुए, लेकिन यही अगर दूसरी पार्टी बनी होती तो एक-एक दिन, एक-एक घंटे गिने जाते। नहीं, वो तो बात की बात है, बात आपने बिल्कुल सही कही है। दिल्ली की मान भी लेते चलिए 15 दिन है, वैसे कर नहीं पाएंगे, ये जुमला पार्टी है। अरे अभी यो मोदी जी को आए तो 11 साल हो गए हैं। क्या सिलेंडर आपको 400 रुपए महंगाई की जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भूल गए कि याद है? काला धन वापस आएगा, सबको 15-15 लाख मिलेंगे। अभी 15 दिन की सरकार तो नहीं हुई मोदी की। मोदी तो 11 साल से 15 लाख धन का एग्जम्पशन दिया, प्रिजम्पशन किया गया था, एक अनुमान लगाया गया था कि अगर काला धन का आगमन हो गया तो सबके खाते में 15 लाख आएंगे, कोई घोषणा नहीं आ ही जाएगा। अगर आ गया तो क्योंकि वो स्विस बैंक से बाकायदा डॉक्यूमेंट मिले और उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके लोगों ने सुनिए, आपके लोगों ने तो भ्रष्टाचार किया। आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छापा पड़ा और उनके नोटों को बंडल मिला कि ईडी को नोट गिनने की मशीन लगाना पड़ा, नोट गिनने की मशीन लगाना पड़ा। ये भी देखिए ना, नोट गिनने की मशीन लगाना पड़ा, कितना भ्रष्टाचार किया भूपेश बघेल ने। ठीक है पंकज जी, मोहित जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको पूरा समय मिला। एक लाइन में बड़बड़ा गए हैं। अभी तो 11 साल का पूरा लेखा जोखा दे देंगे तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। तो दीजिए ना लेखा जोखा दीजिए, कांग्रेस बीजेपी का प्रवक्ता बैठे, आप उसका जवाब देंगे। सुनिए ना केसी जैन जी, अरे आप बड़े प्रवक्ता है,
आप सबसे बड़े प्रवक्ता है, बैठ करके आप बता रहे कांग्रेस का डूबता जहाज। अरे आपने देश डुबा दिया, वो नहीं देख पा रहे हैं। सभी राज्यों में सरकार बनती जा रही है, सभी राज्यों में बढ़ोतरी होती जा रही है। आप कह रहे हैं कि बंटाधार कर दिया, जनमानस क्यों वोट दे रहा है? जनमानस क्यों कांग्रेस को नकार रहा है? ये भी तो देखिए, आपको 6.5% वोट मिले दिल्ली में विधानसभा में, क्या हाल हुआ कांग्रेस का? कितने जगह की जमानत जब्त हो गई? पता है कैसे मिल रही है? वोटों की चोरी करके कैसे सरकार मिल रही पता है, कैसे वोटर बढ़ रहे हैं, कैसे सरकारें बन रही है, अभी सब पता चलेगा। अवैध सरकार बना करके आप जो चल रहे हैं, देश चला रहे हैं अवैध रूप से, वो सब पोल खुलेगी। नहीं, आप ये बताइए, डीजल पेट्रोल 30 रुपए में मिल रहा है क्या? गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिल रहा है क्या? आज डॉलर की कीमत रुपए के बराबर हो गई क्या? 15 लाख आ गए क्या? एमएसपी पर एक कानून लाए थे, काला कानून, उस पर हाथ जोड़ करके माफी मांगा था, आकर के तपस्या में कमी रह गई। एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई गई, आज 3 साल होने को आए, उसकी एक बैठक नहीं हुई। आज भी किसान आपसे एमएसपी की मांग कर रहा है लगातार। आपने 2022 में सबको घर देना था, सबको नल में जल देना था, सबकी आय दुगनी करनी थी, कर दी क्या आपने? आज हालत आपने ये बना दी है कि पर कैपिटा इनकम में देश गर्त में पहुंच गया है। जो 50 लाख करोड़ का कर्ज होता था, आज 250 लाख का कर्ज आपने पहुंचा दिया है। ठीक है। देश में पूंजीपतियों का 17 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया। मुद्रा लोन जिसकी बात करते हैं, 70% लोग उसको लौटाने नहीं आए। आवास की बात करते हैं, आवास में आपके मंत्री के सामने महिला कहती है कि पैसे देने के बाद आवास मिलता है। उज्ज्वला सिलेंडर का हाल यह है कि दोबारा उसको रिफिल नहीं कर पा रहा 80% भारतीय। ये स्थितियां हैं आपकी योजनाओं की। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब आज बैठ गई है ना। आपको एमएसएमई सेक्टर पूरा बंद हो चुका है। 70% एमएसएमई आपने उत्पादन बंद कर दिया है। मोहित, और आप बता रहे देश के यहाँ पे बड़ी बातें करने आ गए हैं कि आरपी राजन जी के पास जाना चाहते हैं, सपा के पास। आरपी राजन जी, क्या कहना है? क्या मोहित जी ने जो सवाल उठाए हैं भाजपा के कार्यकाल में, जो भी सवाल है, आप उससे सहमत है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए अर्चना जी, निश्चित तौर पर अगर सरकार है तो सवाल तो सत्ता से ही होगा जी, लेकिन बड़ा दुखद है कि लोकतंत्र में सवाल यहाँ विपक्ष से किया जाता है। जब पत्रकार, जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, और पत्रकार को सशक्त विपक्ष माना जाता है, और जब पत्रकार विपक्ष से सवाल खड़ा करने लगे तब संशय पैदा होता है। तो सत्ता से चूंकि सवाल पूछने की हिमाकत नहीं हो पाती है, ये बड़ी बात है। तो सत्ता से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन जो मोहित जी सवाल उठाएंगे वो ठीक है, हम चाहेंगे आप अपने सवाल पूछिए, केसी जैन जी उसका जवाब देंगे। अर्चना जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारी जब सरकार थी, हमारी सरकार में आदरणीय समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने कन्या विद्याधन, लैपटॉप छात्रों को पढ़ने के लिए, मोबाइल, और जो छात्रों के शिक्षा पर निःशुल्क शिक्षा करने का काम, स्वास्थ्य में 1 रुपए का पर्चा करने का काम आदरणीय नेताजी ने 1 रुपए का पर्चा कर दिया था। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे संस्थान का 100 रुपए का पर्चा कर दिया जाता है। जनपद जो जिला अस्पताल हैं, जिला अस्पतालों में क्या किया गया, मेडिकल कॉलेज के नाम पर इस तरीके से जनपद मेडिकल फैकल्टी की व्यवस्था नहीं की गई, जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज को तब्दील कर दिया गया, उसमें मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा दिया गया। जो जिला अस्पताल में निःशुल्क जो है एक अल्ट्रासाउंड हो जाता था या 500 रुपए में सिटी स्कैन हो जाता था, मेडिकल कॉलेज में तब्दील होने के बाद वो सिटी स्कैन 35 रुपए में होने लगा। व्यवस्थाएं आप कुछ नहीं दे पा रहे, लूटने का काम आपने शुरू कर दिया आम जनमानस से। ये कौन होगा? देखो, पहले की दूसरे की पूरी सरकार झूठ बोलती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सदन में झूठ बोल जाते हैं कि क्या हो रहा। माननीय अर्चना जी 2-3 सवाल है, ले लीजिए, बस ज्यादा नहीं। केसी भाई बैठे जवाब देंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक जी ने कानपुर में माँ बेटी को जब जिंदा जला दिया था, प्रशासन में खड़े हुए, जो प्रशासनिक आतंकवाद था, माँ बेटी जलने के बाद उस परिवार से, उस बच्चे से उन्होंने वादा किया था हम पूरी मदद करेंगे, आपके पास ये राहत सामग्री देंगे, ये पहुंचाएंगे। क्या हुआ? आज तक ढाके 3 पास 1 पैसे की मदद नहीं पहुंची। ठीक है, ठीक है, आपकी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे केसी जैन जी से। ठीक है, करने का काम किया ठीक है आरपी राजन जी, केसी जैन जी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मदद करे। ठीक है, बड़े सवाल है कांग्रेस नेता के और सपा नेता के, जवाब दीजिए। साथ में बैठे हुए पैनल में पत्रकार। ठीक है आरपी राजन जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं। केसी जैन जी, क्या कहना है? बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं भाजपा की सरकार में इस वक्त। देखिए, बताइए, वादे पूरे नहीं कर रहे हैं आप लोग, भ्रष्टाचार अलग कर रहे हैं, क्या कहना है?
जी जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी। देखिए, विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ एक काम बचा है कि आलोचना करना और आरोप लगाना। इनकी नजर में एक भी काम ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो इनको अच्छा लग रहा हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने से पहले वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और हमने 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी की। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 5 रुपए 10 रुपए के सर्टिफिकेट जारी हुए थे किसान कर्ज माफी के नाम पे। ठीक है। दूसरी बात यह है, किसान सम्मान निधि के द्वारा लोगों के अकाउंट में जिस तरीके से पैसा पहुंच रहा है, पहले छोटी छोटी योजनाएं होती थी, उसमें बंदर बाट होती। शौचालय देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में किस प्रकार से गंदगी को हटाते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर घर शौचालय बनाने का काम किया गया। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हमारी उत्तर प्रदेश की पहली सरकार, योगी जी की पहली सरकार में किया गया। और अब तक लगभग पिछली जो पहली सरकार थी उसमें 50 लाख लोगों को आवास दिए गए, और अब तक लगभग 70 लाख लोगों को आवास दिए जा चुके हैं। ठीक है। तो केसी देखिए, जान जी, ये आपने जो आवास की बात की है, जो शौचालय की बात की है, आपको भरोसा है कि जो 50 लाख दिए गए हैं जरूरतमंदों को दिए गए हैं, या जो शौचालय बनवाए गए हैं वो सही हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जरूरतमंदों के पास हैं? देखिए, कोई भी योजना हो, कोई भी कार्य हो, उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन आप उनको सिर्फ दिखा करके, अगर 100 लोगों के शौचालय बने हैं, 100 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो शौचालय का इस्तेमाल अब भी नहीं कर रहे हैं, वो खुले में शौचालय शौच जा रहे हैं, जबकि उनको लगातार प्रेरित किया जा रहा है, ग्राम पंचायत के द्वारा भी, ग्राम स्तर पर भी, वीडियो स्तर पर भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो समय समय पे तमाम सारे सोशल मीडिया से लेके प्रेस और पेपर तक तमाम सारे विज्ञापन जारी, उसके माध्यम से भी। लेकिन जो शौचालय दिए गए हैं वो बिल्कुल पात्र लोगों को ही दिए गए जिनको शौचालय की आवश्यकता थी। लेकिन अगर 100 में से 98 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि उस तरफ भी होनी चाहिए कि वो 98 परिवार जो कि शौचालय का इस्तेमाल बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आवास की बात आपने की, तो चाहे आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर के आप देखिए किस तरीके से अभी मेरा लगभग लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में, केजीएमसी में और बलरामपुर में अक्सर जाना आना होता है, क्योंकि कोई ना कोई हमारे क्षेत्र से बाराबंकी से आता है, भर्ती होता है, उसको देखने जाते हैं, तो हमारे अधिवक्ता भाई वहां पे भी जाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही। तो चाहे मतलब आपका कहना है कि जो भी वादे किए गए भाजपा सरकार की तरफ से वो सब पूरे किए जा रहे हैं। देखिए, आयुष्मान कार्ड योजना के द्वारा, आयुष्मान कार्ड योजना के द्वारा आप किसी भी हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करिए, जो 5 लाख रुपए चिकित्सा की व्यवस्था है, उससे किस तरीके से कितनी अच्छी व्यवस्था की गई। दूसरी बात देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक चीज पे जोर दिया कि सोलर सिस्टम के द्वारा जो लोगों को सोलर सिस्टम फ्री दिए जा रहे हैं, उसमें से सब्सिडी दी जा रही है। सोलर सिस्टम के द्वारा तमाम सारे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। बिजली का उत्पादन भी यहाँ बढ़ा, पहले कितने घंटे बिजली आती थी? जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, 5 जिलों में बिजली आती थी, 5 जिलों में बिजली, एटा, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, मैनपुरी, और कहीं बिजली नहीं आती थी। आज बिजली पूरे प्रदेश में भरमार है बिजली की। अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं, क्या लगता है कि अब वो पार्टी मजबूत बन पाएगी? देखिए, कांग्रेस देश की बहुत पुरानी पार्टी रही है और आज़ादी में भी उसका योगदान रहा, सब कुछ सही बात है। और 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। कांग्रेस की अगर नीतियां विफल नहीं, तभी तो विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से जब से उन्होंने कमान संभाली है, तब से देखिए लगातार उनका परचम लहराता जा रहा है और देश के 21-22 राज्यों में बीजेपी पदारूढ़ होती जा रही है। तो ये कांग्रेस की नीतियां विघटनकारी, विफलकारी नीतियों के कारण ही कांग्रेस की पराजय का सामना करना पड़ा और अब 3 राज्यों में ही मात्र कांग्रेस की सरकार बची है और उन 3 राज्यों में भी जो घोषणाएं कांग्रेस ने की थी उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है। चाहे तेलंगाना हो, चाहे आपके हिमाचल हो, चाहे आपके कर्नाटक हो, उन योजनाओं को जो उन्होंने घोषणाएं की थी उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सिद्धारमैया और अपने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कर्नाटक में कहना पड़ता है कि ऐसी योजनाओं की घोषणा मत करिए कि जो हम लोग जिसको पूर्ति न कर पाए। तो ये सब चीजें इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस
हताशा से डूबी हुई पार्टी है। कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का कुशल प्रबंधन, कुशल नेतृत्व, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक समूह, 10 से 12 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में कार्यकर्ता है, तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में 14 साल के वनवास के बाद जिस तरह से बीजेपी ने 2017 में वापसी की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और 5 साल में उन्होंने जिस तरह से सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, उसी की परिणति 2022 में योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बने। 2019 का महाकुंभ भी, अर्धकुंभ भी उन्होंने आयोजित किया, और 2025 में जिस तरह से 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं को, पूरे देश की आधी आबादी को और विश्व के 25 देशों के लोगों को जिस तरह से श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाई और जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट किया, तो उससे प्रदेश की जीडीपी में 3 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। और दूसरी बात, जिस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में थी, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट मात्र 12 लाख करोड़ था, और उसके बाद आज की डेट में देखिए 27.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, और 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें जो है कुंभ के चलते हुई। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ कृत संकल्पित मुख्यमंत्री हैं, और ये निश्चित मान के चलिए, अगर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात उन्होंने अगर 2029 तक कही है, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए ये भी सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है पंकज जी, मोहित जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया गुजरात में, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से कुछ लोगों को अलग करना पड़े तो करेगी, क्या लगता है कि अपनी ही पार्टी को जोड़ने में या उनका विश्वास जीतने में कहीं कुछ कमी रह गई है? आखिर इस तरीके का बयान नहीं, ऐसी बात नहीं। बात को आप परिप्रेक्ष्य में समझिए। जिस तरीके से आज देश की सरकार भ्रष्टाचार और नाकामियों से घिरी हुई है, न केवल देश में, वैश्विक स्तर पे जिस तरीके से अमेरिका के क्रियाकलापों को देखिए, ट्रंप की बातों को देखिए, आर्थिक रूप से जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ को 100% किया, हिंदुस्तान के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जयशंकर जी हमारे वहां पर बैठ करके उनसे कोई वार्ता नहीं हो रही है, अमेरिका में कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा, देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। उस चीजों का हमको, उसकी महंगाई झेलनी पड़ेगी इस देश के लोगों को। जिस तरीके से रुपए और डॉलर का अंतर है, उससे महंगाई लगातार देश के लोगों को झेलनी पड़ रही है, और उनकी आय बढ़ने की जगह कम हो रही है। नौकरियां, जो 2 करोड़ नौकरी के वादे लेकर के इस देश में सरकार सत्ता में आए थे, उन्होंने आज तक नौकरियों का कोई डेटा नहीं देना बंद कर दिया है। आज लोगों की नौकरियां मिलने की जगह नौकरियां जा रही हैं। तो इन मुद्दों पर जब लोग नहीं खड़े उतर पाते हैं, तब बात करते हैं ध्रुवीकरण की। और ध्रुवीकरण के मुद्दों पर जो लोग विचारधारा में आज हमको हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां लड़ा करके जिस तरह दिखाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करके दिखाया जा रहा है, 80-20 की लड़ाई की बातें करके दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से ईद और जुमे और होली की बातें करके हमें बांटा जा रहा है, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है इस तरीके की बातें? कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं जो आज सत्ता मिलने के बाद असफल हुए हैं। सत्ता मिलने के बाद पूरी तरह जो असफल है, वही इस तरीके की बात करके बरगलाने की और भ्रमाने की और वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पीड़ित होता है, पीड़ित का कोई जात धर्म नहीं होता, महंगाई जात धर्म देखकर नहीं आती है, जिस तरीके से बेरोजगारी जात धर्म देख करके नहीं आती है। आज सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। तो राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि अगर इन मुद्दों पर न बात करके अगर हम भाजपा के एजेंडे को बढ़ाएंगे, भाजपा के एजेंडे पे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के साथ हम न्याय नहीं कर रहे होंगे, उस भारत के युवा के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे जो आज बेरोजगार होकर के हमारी तरफ देख रहा है, उस किसान के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे जो चाह रहा है कि उसकी आय दुगनी होने का वादा था और उसको एमएसपी तक नहीं दी जा रही है, वो महिला नहीं, उस महिला के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे जो हंसी खुशी अपनी गृहिणी अपनी गृहस्थी चलाना चाहती थी, रोजगार पाना चाहती थी, और महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे और बातें करके। तो आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस देश में बदलाव लाना चाह रही है, इसलिए अब राहुल गांधी आगे और फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे हैं। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। कांग्रेस नहीं, देश का जन बदलाव लाना चाह रहा है, देश का जन बदलाव लाना चाह रहा है। कांग्रेस को देश की जनता की बात को समझना चाहिए, देश की जनता बदलाव चाहती है, और कांग्रेसियों को किस तरीके से उस बदलाव को कहीं ना कहीं सार्थक बनाना होगा, जनता के अपेक्षाओं पे खरे उतरना होगा, ये बात राहुल गांधी ने। ठीक है मोहित जी, आएंगे आपके पास। साथ में राजन जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए अर्चना जी,
आदरणीय केसी जैन जी जो योजनाएं गिनवा रहे थे, जैसे अब बात की आवास योजना की, जिस तरीके से आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। एक जगह माननीय सांसद के सामने, देश के सर्वोच्च सदन के प्रतिनिधि के सामने आवास आवंटन के प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। मीडिया ने सामने ही पूछ लिया और सांसद जी ने पूछ लिया कि दादी आपका आवास मिल गया ना? उन्होंने कहा कि 30,000 रुपया लीन तब आवास दीन। माननीय सांसद महोदय हंसने लगे। सरकार खीस निकाल देती, खीस निकालने वाली स्थिति है सरकार। झूठ किस तरह से परोसा जाता है। कुंभ की बात की, कुंभ में किस तरह से झूठ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात की कि गिद्धों को क्या मिला, सुअरों को क्या मिला। आरपी राजन जी, कुंभ, जी ठीक है, 10 सेकंड बात पूरी करने दीजिए रचना जी। सबसे पहले तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है सोशल मीडिया पर आकर के और बयान दिया, कहा कि कुंभ में घटना घटी, लोगों की मौत पर हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं उनको। तो क्या प्रधानमंत्री जी गिद्ध थे अगर गिद्धों को लाश मिल गई तो? ये तो अपनी सरकार के खिलाफ। और जो कचरा बिनने की बात है, आरपी राजन जी, वो तो जिनकी मृत्यु हुई थी शोक व्यक्त किया था ना, वो तो शोक व्यक्त किया था, बात को घुमा रहे हैं। सरकार ने तो स्वीकार ही नहीं कर रही थी। सरकार तो कह रही कि लाश मिली, तो अगर कोई मरा है, मौत हुई है, तो शोक तो सब लोग कह रहे हैं ना। जो लोगों की मौत हुई है, जो परिजन बिछड़ गए हैं, उनका डेटा 30 लोगों के आज तक जो 30 मृतकों की सूची सरकार ने दिया है, उस 30 सूची और नाम नहीं आज तक सरकार दे पाई है। वो तो मौत तो न जाने कितने लोगों की, कितने चरणों पर विजुअल्स लोगों ने देखा, 58, 60, 70 संख्या किस तरह से लिखी, लेकिन सरकार किस तरह झूठ बोलती है। अभी उसी कुंभ को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के जिस तरह मुख्यमंत्री जी झूठ बोले, जिस अपराधी का इतिहास बताया, नाविक का क्या था, सदन में सरकार माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। और झूठ के उदाहरण बता दूं, शुरुआत खेल कहां से करते हैं लोग। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ती है अर्चना जी। 2018 में एक विज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है उससे सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल पर एक्स पर पड़ता है कि लेखपाल भर्ती फला को ये लेखपाल पद नौकरी मिली। और 2016 के बाद लेखपाल भर्ती का कोई विज्ञापन ही नहीं निकला था, जबकि 2022 के बाद लेखपाल। तो इस तरह से झूठ बोलती थी सरकार, अंधे मुंह गिरती, उसको डिलीट करना पड़ता है। तो किस तरह से खेल चल रहा है सरकार में। सरकार को पता ही नहीं कि उनके जो अफसरशाही क्या कर रही है। जो बता देती है मुख्यमंत्री जो ही पढ़ देते हैं। तो झूठ का पूरा ताना बाना। क्या एक स्मार्ट सिटी बना? क्या कितने स्मार्ट सिटी बन गए? स्मार्ट सिटी का वादा किया था। बात किसान और गन्ना किसानों के और किसानों के भुगतान की आदरणीय केसी जैन, ठीक है, आपकी इस बात का जवाब लेते हैं केसी जैन जी से। एक सवाल और है जी। किसानों की बात की थी केसी जैन जी ने। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गन्ना किसानों का जो एसएपी था, स्टेट एडवाइजरी प्राइस, राज्य परामर्श मूल्य जो गन्ना में दिया जाता है, वो हमने 65 रुपया बढ़ा करके किया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा टर्म है, पूरे 8-9 साल की सरकार हो रही है, 8 साल की, उसमें भी अब तक मात्र 36 रुपया सरकार ने, मात्र 8 साल में 36 रुपया एसएपी बढ़ाने का काम किया। ठीक है आरपी राजन जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं केसी जैन से। ठीक है केसी जैन जी, क्या कहना है? देखिए, दरअसल क्या है, अभी कुंभ की बात कर रहे थे हमारे आरपी सिंह जी, और कांग्रेस से जब आपने पूछा कि राहुल गांधी जी स्वयं कहते हैं अपने पार्टी के भ्रष्ट लोगों को निकालना पड़ेगा, यानी कि राहुल गांधी जी के पास लिस्ट है कौन लोग चुनाव हरा रहे हैं, कौन लोग भ्रष्टाचारी, फिर भी उनको पाले हुए। दरअसल क्या है कि अभी जो बात आदरणीय पंकज जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, और किस कार्यकर्ता को कौन सा पद मिल जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। बाकी पार्टियां क्या है, कोई माँ बेटे की पार्टी है, कोई पिता पुत्र की पार्टी है। तो चाहे आप देखिए कि बिहार में लालू जी को देख लीजिए, पुत्र वो नहीं छोड़ पा रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए आप, चाहे अन्य जगहों पे, चाहे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो आप देख लीजिए। यानी कि अगर जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है उसको निगलेक्ट किया जाएगा और केवल सामंतवादी विचारधारा, एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सोचे कि हम सत्ता में जबरन बैठा दे, तो जनता मूर्ख नहीं है। आप जो समस्याएं गिना रहे हैं, इन समस्याओं से जनता जूझती है। जनता को पता है कि उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। अभी आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, कांग्रेस आजादी से लेके 2012 तक, आप देखिए 2014 तक मात्र 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दे पाई। आज इस समय कितने उपभोक्ता है गैस सिलेंडर के पता है? 45 करोड़ उपभोक्ता है गैस सिलेंडर के। आपके समय में मात्र 13 करोड़ उपभोक्ता थे 2014 तक। तो इस तरीके से, और आप देखिए गैस की कोई किल्लत भी नहीं है।
कहीं कोई लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती हैं। ये प्रगति नहीं है, ये विकास नहीं है। ये चूल्हों पे जो रोटियां मोहित जी, हमारी आते हैं माँ आपके बहनें पास। बनाया करती थी, अगर आज उससे निजात मिली है, ये छोटी उपलब्धि है क्या? और कितने घंटे बिजली आती थी, किन जिलों में बिजली आती थी? एटा, एटिया, फर्रुखाबाद और आजमगढ़ के बजाय कहीं बिजली नहीं आती थी। किसानों की आप बात करते हैं, किसानों की लगातार प्रतिवर्ष एमएसपी जो खाद्यान्न है अलग अलग जो खरीद है उसमें बढ़ाई जाती है, और मोहित जी, जो आते हैं आपके बाजार पास। का रेट है उससे ज्यादा रेट पे किसानों से एमएसपी पे खाद्यान्न खरीद रहे हैं। और दूसरी बात, जितना जी। उत्तर प्रदेश का बजट है ना, अखिलेश यादव जी के समय में जितना बजट हुआ करता था, उतना पैसा लगभग 6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा बांट चुकी है किसानों को। इतना तो आपने कभी कर्ज माफी भी नहीं की कांग्रेस ने, ठीक है। केवल और केवल किताबी काम करते रहे। इनके समय में 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड किया करता था। आज क्या है? आज किसानों को तमाम सारी सब्सिडी के साथ साथ तत्काल तुरंत लोन भी उपलब्ध है। लोन भी कैसे? लोन भी सब्सिडी के साथ है। जितना ब्याज लिया था ब्याज सारा जीरो करके वो भी आपको किस्तों में लोन देना है। तो कुल मिलाकर के देखिए, किसान खुशहाल नहीं होता, और जो चिकित्सा व्यवस्था बेहतर नहीं होती, लोगों को आवास नहीं मिल रहे होते, शौचालय नहीं मिल रहे होते, लोगों को अगर लैपटॉप नहीं मिले होते, तो ये लोगों को अगर टैबलेट नहीं मिले होते, अगर ये सारी चीजें नहीं, 36,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ नहीं किया होता किसानों का, तो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, तो अभी 2022 के इलेक्शन में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, ठीक और है। 2024 में भी आपको मुक्त ठीक है, जानी पड़ी। केसी चंद जी, दूसरी आते बात हैं है आपके जिस पे चर्चा पास। हो रही है, जिन पांच बस एक मिनट में खत्म करता हूं, एक ठीक है, मिनट। जिन ठीक है। 5 पंकज जी, राज्यों क्या के चुनाव कहना की है बात हो रही कि है, जिस ये भी तरह- जनता जनार्दन तय करेगी। जी, और जो आपने अभी बात की दिल्ली के चुनाव को लेकर के, इतने दिन हो गए क्या कुछ किया? केजरीवाल जी ने तो स्वयं स्वीकार किया कि हम जमुना साफ नहीं कर पाए, स्वच्छ पानी हम नहीं दे पाए, कूड़े के ढेर हम नहीं हटा पाए। अरे आप 10-10 साल 11-11 साल तक सरकार में रहते हैं, कूड़े के ढेर नहीं हटा पाते, ये छोटी नाकामी है क्या? अगर जनता ने उनको नकार दिया तो कहते हैं कि आपने ईवीएम में घोटाला कर लिया। अरे केजरीवाल जी नहीं कह रहे ईवीएम में घोटाला कर लिया, लेकिन कांग्रेस कह रही ईवीएम में घोटाला कर दिया। सब लोग एक साथ हो गए, जितने भी पक्षी थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे ममता जी। उसके बाद क्या हुआ? क्या कर पाए योगी जी का, वो मोदी जी का? फिर से एक बार सरकार बनी नहीं बनी, आप कहते नहीं आने देंगे। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है किस चीज में उसको कष्ट है, किस चीज में उसको फायदा है। ठीक तो है। जनता सारी चीजों का मूल्यांकन करने के ठीक है, बाद केसी वोट चंद देती जी, है। आते हैं आपके जनता को पास। बेवकूफ मत समझिए ठीक जी। है। पंकज जी, क्या कहना है कि अब जो एजेंडा चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो तैयारियां चल रही हैं, ये आने वाले चुनाव को लेकर ही है, जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस का जो एजेंडा है वो टोटली फेलियर रहता है। और आपने अभी दिल्ली के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे आपके हरियाणा के चुनाव हो, कांग्रेस का क्या हश्र हुआ वो सबने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह का घोषणाएं की और किस तरह के मैनिफेस्टो जारी किया, और जनमानस ने उनको एकदम तिरस्कृत कर दिया। और जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए 42 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिले, उसमें 70% युवा है, तो क्या वो 10 लाख तक के लोन जो विदाउट कोलेटर 9% ब्याज पे, तो ये मान के चलिए अब उसको बढ़ा के इस बजट में 20 लाख रुपए कर दिया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। तो ये कितने डिफाल्टर हो गए बताइए? डिफाल्टरों का आंकड़ा है आपके पास, कुछ भी आकर के उन्होंने रोजगार लगा दिया होगा निश्चित रूप से। किसी ने ठीक है, मोहित जी, आते हैं आपके पास। समाज के निचले कौन सा डेटा है? जिस स्तर के भी लोग हैं सबको रोजगार देने का काम किया। और दूसरी बात ये कही है कि अभी देखिए एमएसपी की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस तो 60 सालों में तक राज किया कांग्रेस ने, किसानों की सुधि कांग्रेस ने ली क्या? नहीं लिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, चाहे वो धान की खरीद हो, चाहे वो गेहूं की खरीद हो, चाहे अन्य दाल दलहन, सभी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया जा रहा है। भारत का बजट 50,65,000 करोड़ का है, और अगर सारे चीजों पे एमएसपी लागू कर दी जाए तो 20 लाख से 22 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस तरह की बात करना और किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए अभी कल ही अपने एक संबोधन में कहा, एक गोष्ठी में उन्होंने कहा, एक सेमिनार में, कि जो है 100 लाख करोड़ का निवेश गांवों से हो सकता है। 100 लाख करोड़ का निवेश इतनी बड़ी राशि में, इसी के तहत उन्होंने अभी तक नहीं करा ड्रोन मोपिंग, सुन लीजिए पहले, ड्रोन मोपिंग के अरे करा नहीं पाए, मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं आता मूल्यांकन हो रहा है, और 2 करोड़ क्या नाम है प्रॉपर्टी कार्ड किसानों को बांटे जा चुके हैं। ये योजना पूरे देश में लागू होगी और इस तरह की चीजें की जा रही। तो ये किसानों की मोदी जी के विजन को प्रदर्शित करता है, प्रधानमंत्री मोदी के, कि वो किस तरह से
किसानों के प्रति समर्पित है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और दूसरी बात, जनता जिस तरह से, जनता जनार्दन है, जनता जिस तरह से बीजेपी को वोट देके उनको पदारूढ़ करने का काम कर रही है, तो ये कहीं न कहीं से एनडीए की नीतियां ही है, उसी के कारण ऐसा हो रहा है। अगर इस तरह की नीतियां नहीं होती तो जनता इनको निश्चित रूप से पद से उतार सकती थी। वो बात अलग है कि झूठ का नैरेटिव फैला के लोगों ने 2024 में सत्ता हासिल कर लिया, 37 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत गए, लेकिन जनता बार बार झांसे में आने वाली नहीं है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते थे समाजवादी पार्टी के लोग कि ये जो है उपचुनाव जो है सेमीफाइनल 2027 का, बोलती बंद कर दी योगी आदित्यनाथ ने। 10 में से 8 सीटें जीत के बोलती बंद कर दिया। जवाब ले लेते हैं आरपी राजन जी से। जी आरपी राजन जी चाहूंगा जो है अर्चना जी आरपी राजन जी। अर्चना जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में आई, झूठ के बल पर हमको बता रहे हैं, तो झूठ के बल पर जीत करके आ गए। मिल्कीपुर में जो नंगा नाच नाचा गया, एक डिबेट में खुले कहना चाहता हूँ, इनकी हैसियत है क्या चैनल में बैठे हैं? ये सरकार, इनकी हिम्मत नहीं है। पंकज रस्तोगी जी की सरकार सवाल कर ले, इनकी अगर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत होती ना, इस तरह की क्या बात करते हैं भाई, राज्य का मुख्यमंत्री वही बात आ गई, झूठ बोलता है, फिर वही बात आ गई, तुम को लेकर झूठ बोले, चुनाव को लेकर फिर वही बात आ गई, इस तरह का नंगा नाच नाचा गया मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। भाजपा के वो सही जवाब आपको देंगे। जब चुनाव आप हार जाते हैं तो यूनिट पे सवाल क्यों उठाते हैं भाई? आप लगातार सर में बैठने के बाद और जैसे चुनाव जीत जाते हैं, आपको लोकसभा में कितनी सीटें मिली? हिम्मत है तो 8 में आग डालकर लोकसभा, अरे और खुला हिम्मत और औकात दिखा देते ना, तो एक सीट नहीं आती, एक सीट जानते हो, कोई जानकारी नहीं आपको। मैंने गन्ना मूल्य की आपने बात की, परिवार की 5 सीटें हार गए थे, याद है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सब एक हो गए। समाजवादी पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, नहीं तो आज तक जितना रिकॉर्ड रहा समाजवादी पार्टी को सदन में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 में तो बीजेपी बनी थी और 2022 में बीजेपी को दोबारा लाने का काम किया, बिहार बनाने का काम किया, और दोबारा भी वो सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 27 का अवसर है। यही जान लीजिए आप। ठीक है, वो के पास अरे आप योजनाओं पे बात कर रहे थे, आप चुनाव पे बात कर रहे थे, योजनाओं पे बात कर रहे थे, आप कहाँ चले गए? आप अभी भी मिल्कीपुर का सदमा नहीं गया भाई, मिल्कीपुर का सदमा नहीं गया। देखिए, आंकड़े रखने से पहले कम से कम इतनी जानकारी अर्चना जी 65 रुपया आज देश की अर्थव्यवस्था, देश की एमएसएमई सेक्टर बिल्कुल टूट गया। आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करने में मोदी जी के मुंह से मां नहीं निकलता। मोहित जी से सवाल ले लेते हैं, एक आखिरी सवाल मोहित जी से ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा नहीं करिए, इतना आरपी राजन जी मोहित जी से सवाल ले लेते हैं, फिर आप उनकी बात का जवाब देंगे केसु जैन जी। आप भाजपा का टैग लगा लो उसको बैठ करके आगे सुन लिया करिए, इतना बड़बड़ाया ना करिए आप। सुनिए आज अरे तो सुनिए ना, आज एमएसएमई सेक्टर की हालत क्या हो गई है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज बंद हो गई इस देश में। अपना सवाल मुद्रा लोन, आज मुद्रा लोन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर, अपने को पूर्व भाजपा प्रवक्ता बन करके बैठ करके छुपे हुए एजेंडा लेकर इसलिए बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, एमएसएमई सेक्टर तबाह कर दिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कहने की आजकल हिम्मत नहीं पड़ती ना भाजपा में। पूरी बात अभी किसानों की बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। आज किसानों की सबसे बढ़िया बेहतरीन जुड़ी हुई मनरेगा की स्थिति यह है कि ये सरकार आज 100 दिन का रोजगार देने में सक्षम नहीं है। आज 70% लोग मनरेगा की नौकरियों से उनकी सैलरियां नहीं दी जा रही हैं, उनके जो पैसे हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं किसानों के उत्थान की, उनके लिए बता दूं एमएसएमई की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे खरीद की बात कर रहे हैं। आज 92% अनाज खरीदा नहीं गया है जो पैदा किया गया है। 92 आपकी बात का जवाब ले लेते हैं केसी जैन जी से, समय कम है, ये समय कम है, जवाब ले लेते हैं केसी जैन से। किसान जाने के बाद किसानों से खरीद नहीं हो रही है मंडियों में, यूरिया के दामों में चलिए आपकी बातों का जवाब दे देते हैं केसी जैन जी। बताइए मोहित जी, समय कम है, हम चाहेंगे आपकी बात का जवाब दे दें, आपकी बात का आरपी राजन जी की जवाब बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। दरअसल
क्या व्यापारियों का है व्यापार खा डाला, जी। आपने कि किसानों ये की किसानी खा धनाढ्य डाली, आपने महंगाई और से धनाढ्य लोगों का सरकारी नौकरियां खा अस्पताल से डाली, कोई लेना देना मनरेगा होता को नहीं है। बिल्कुल ठीक खत्म है। कर डाला। सरकारी आपने अस्पताल में अर्थव्यवस्था जाएं को मोहित तहस जी नहस जवाब और तो कर सुन देखें, लीजिए, मोहित जी जवाब सुन लीजिए सरकारी किसी जैन से। अस्पताल में जाएं और देखें कि गरीबों नहीं को नहीं, किस जवाब तो प्रकार इससे से पहले दे चिकित्सा चुके सुविधा हैं, मुफ्त भाजपा मिल प्रवक्ता रही ठीक है दूसरे जो ठीक है, बैठे हैं। आपकी बात का और भी जवाब देंगे। आयुष्मान कार्ड का लाभ किस तरीके से गरीबों को मिल रहा है। दूसरी बात यह कि इन बड़े लोगों को इस तरीके की चीजों से कोई मतलब नहीं, ये लाखों रुपए का चिकित्सा में खर्च कर सकते हैं, इसलिए इनको कोई मतलब नहीं। इलाज के भाव में जन औषधि केंद्र पर जाइए, कभी जन औषधि केंद्र पर गए हैं, तो आम आदमी की क्या दशा है? पैरासीटामॉल का जो पत्ता मिलता है वहां कितने का है, प्राइवेट कितने का है दुकान पर। कभी बीटाडीन जो चोट वोट में लगाए उसके रेट पूछिए कितना अंतर है। अरे कभी लोग इलेक्टोरल बांड से पैसा डाइक्लोफिनेम का किससे ले रेट लेते लीजिए हैं? मार्केट पे क्या है, जन इन्हीं औषधि पर कंपनियों क्या से तो है। इलेक्टोरल बांड तो से पैसा आपको ले इन लेते चीजों हैं से आप। मतलब नहीं है, आप धनाढ्य परिवारों से है कांग्रेस के लोग, इलेक्टोरल हमेशा से बांड ही ठीक है, राजा आप लोग रजवाड़ों को जवाब जो तो है ना। सुन टिकट दिया, लीजिए, केसी जैन इनको से कोई दोनों मतलब लोग नहीं के इन बात सब का चीजों नहीं से। जवाब दे रहे हैं, हर आप लोग जिले में जवाब दूसरी दीजिए। बात यह है हर कि जिले में 5 स्टार देखिए, ऑफिस बना लिया इन्होंने आपने जो उन्होंने बैठ गठबंधन करके, किया था गरीबों को दिल्ली आवास देने की में जगह अपने जाकर आवास के बना अखिलेश डाले, यादव जी ने आम आदमी पार्टी का पिछड़ा अपने किया 5 स्टार आवास और कार्यालय आम बना आदमी डाले, वहां पार्टी पर अपने साथ साथ के बैठ सामने करके जीपीएस कांग्रेस ने करते वहां पर थे, चुनाव जो लड़ा। छुपे हुए प्रवक्ता को लेकिन बैठ करके उत्तर वहां प्रदेश जो में मटर गश्ती उत्तर होती है, प्रदेश में देश की चलिए जनता के ठीक बारे है, में कुछ मिल्कीपुर नहीं चुनाव समय हुआ, समाप्त हो करते रहा हैं। है। ठीक है मिल्कीपुर जो चुनाव हुआ जी। वहां पर कांग्रेस ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी का। तो कांग्रेस समाजवादी अरे अभी पार्टी का आपके समर्थन सब कर रही षड्यंत्र है, खुल रहे हैं उसके समाजवादी लिए, पार्टी आम आदमी उसकी भी पार्टी का जांचें समर्थन हो कर रही रही हैं, है, चलिए उसकी ठीक भी है, जांच केसी जैन होगी। जी, कांग्रेस आप आम भी आ आदमी जाइए पार्टी जी, का चुनाव समर्थन मोहित कर जी, रही आयोग है। जिस तरीके से पंकज जी, ये जांचें आपका करी है सत्ता आपने, बहुत उसकी भी बहुत का जांच होगी। धन्यवाद गठबंधन प्राइम था। डिबेट में बैठने के लिए। बता दें कि राहुल गांधी अब एक बार फिर फ्रंट फुट पे आए और अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बता दें कि अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने गुजरात में बयान दिया कि हमारी पार्टी से अगर 20-40 लोगों को हटाना भी पड़े तो हम हटा देंगे, क्योंकि पार्टी के लिए अब जो अच्छा है वही किया जाएगा। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।